हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं लोकेश द्विवेदी आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने फंडामेंटल राइट्स शुरू किया था। फंडामेंटल राइट्स में कुछ उसके फंडामेंटल्स थे जिसके बारे में आपको बताया था, जैसे न्याय अधिकार क्या है, अधिकार के प्रकार। उसके बाद फिर हम अनुच्छेद 12 तक आए थे, यानी कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है क्योंकि मूल अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए उसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया है हमारे संविधान में। उसके बाद अनुच्छेदों को शुरू किया गया है फंडामेंटल राइट्स के। 12 पढ़ लिया था। आज हम अपनी क्लास अनुच्छेद 13 से शुरू करेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 13 के बाद समता के अधिकार को, जो कि हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब चीजें हैं। आज हम इसको शुरू करेंगे, मतलब इस चित्र के बारे में, यानी कि इस चित्र के बारे में हमारे संविधान में जो प्रावधान है इनको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी या ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। असंगत का मतलब ये हुआ कि मैच न खाता हो, कि जैसे मूल अधिकार में कहा गया है बोलने की आजादी है। अब राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो व्यक्ति को बोलने से मना करता हो। यदि बोलने से मना करने को राज्य के द्वारा कहा जाता है या उसका कानून बनाया जाता है तो यह मूल अधिकारों से असंगत हो गया। तो ऐसी कोई विधि का निर्माण सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। इसमें 2 कंडीशन शामिल है। पहली कंडीशन जो है यह कहती है कि संविधान लागू होने से पूर्व एवं संविधान लागू होने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? कल हमने आपको एक चीज बताई थी कि एक आच्छादन का सिद्धांत बताया था और उसके पहले भी एक सिद्धांत बताया था, जिस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश में शासन का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां बनाई थी, नीतियां बनाई थी, कानून बनाए थे, अध्यादेश जारी किए थे। तो मान लीजिए सारे अधिनियम और सारे कानून आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में खत्म नहीं किए गए हैं जो ब्रिटिश इरा में बनाए गए थे, ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी से लेकर कुछ अन्य प्रकार के कानून हैं जो ब्रिटिश कालीन है और आज भी लागू हैं हमारे देश में। लेकिन वे कानून जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए, यदि वह मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो वह जिस स्तर तक, यानी जिस हद तक वह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, वह शून्य माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, ब्रिटिश सरकार में बनाए गए वह कानून जो आज भी लागू हैं, वो कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो उन हनन करने वाले प्रावधानों को असंगत माना जाएगा। यानी कि उसको भारतीय लोगों के या कुछ विदेशी लोगों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उसके द्वारा, उस विधि के द्वारा इन लोगों के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे कानून जो ब्रिटिश इरा के हैं, लागू हैं, वह मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो हमारे देश का जो मूल अधिकारों का रक्षक है, गारंटर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत या फिर 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है अधिकार मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो यह दोनों कोर्ट, यानी कि हमारी जुडिशरी, ऐसे कानूनों को समाप्त कर देगी जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं। अनुच्छेद 13 में ही दूसरी कंडीशन ये है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ 1949 में, उसके बाद सरकार के पास अधिकार है कि वह कानून बना सकती है, 368 संविधान संशोधन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती, अध्यादेश नहीं ला सकती जो मूल अधिकारों को असंगत करता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो। यदि वह मूल अधिकारों को कम करता है तो भी
वह कानून जो मूल अधिकारों को हनन करता है वह मूल अधिकारों के सामने टिक नहीं पाएगा, यानी कि वह समाप्त माना जाएगा। यदि सरकार नहीं समाप्त करती है तो कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन है वह जुडिशरी के पास जा सकता है, और जुडिशरी उस कानून को यदि सत्य पाती है कि वास्तव में यह कानून जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस कानून को नल एंड वाइड हमारे देश की जुडिशरी कर सकती है। अनुच्छेद 13 एकदम क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, और इसमें 2 कंडीशन है, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां और संविधान लागू होने के बाद की विधियां। आप चलते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म्स को समझना होगा, और ये दोनों टर्म 2 अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए हैं। पहला है विधि के समक्ष समता। यह जो सिद्धांत है वह ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन में इसे डायसी ने इसे निर्मित किया है, और डायसी ने विधि के शासन की संकल्पना दी। विधि के शासन की संकल्पना दी, और इसमें मेनली इसने 3 बातों को कहा। वह 3 बातें क्या क्या हैं? जैसे इसने पहली बात कही कि इच्छाधीन शक्तियों का अंत होना चाहिए। इच्छाधीन शक्तियों के अंत का मतलब ये हुआ कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं हो जाएगा, कोई हिटलरवादी शासन तंत्र नहीं होगा कि आज से ये काम बंद हो गया, कल से वो काम बंद हो गया, कल से पूरा देश ही क्लोज रहेगा, कल से कोई पानी नहीं पिएगा। मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। कल से कोई पढ़ने नहीं जाएगा, कल से सारी कोचिंगें बंद करा दी जाएंगी। तो इन सब प्रकार की जो बातें हैं, जो शासन पद्धति है या विचारधारा है, इस प्रकार की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डायसी ने इसी में कहा, दूसरा इसी में डायसी ने कहा व्यक्तियों को अधिकार, यानी कि डायसी उदारवादी विचारधारक है और यह कहता है कि व्यक्तियों के पास जो अधिकार है वह होने चाहिए। तीसरी इसने बात कही कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, जो कि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। तो यह जो विधि के समक्ष समता का कंसेप्ट है, यह डायसी के द्वारा दिया गया है, और हमारे भारतीय संविधान में इसे ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि यह सिद्धांत ब्रिटिश लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इसका जो आविर्भाव है वह यूएसए में हुआ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं, ये दोनों सिद्धांत कहते क्या हैं। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे। चूंकि हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र वो समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, तो यदि विधि के समक्ष यानी कानून के सामने, न्यायालय के सामने जब सभी लोग बराबर ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से समानता लोगों में आएगी, समाज में किस प्रकार की समानता आएगी। इसलिए समाज में समानता लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे आर्टिकल के रूप में और मूल अधिकार के रूप में रख दिया कि सभी लोग बराबर हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम इस वर्ग से आते हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, आप उस वर्ग से आते हैं तो आप कम श्रेष्ठ हैं। ऐसी कोई संभावनाएं, कोई भावनाएं नहीं होगी, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। अब और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ? विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। अब पहले हम इसको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि अमेरिका में किसी को मूल अधिकार ये हो सकता है कि उसे नौकरी मिले, और वहां किसी के लिए मूल अधिकार ये हो सकता है कि नौकरी की उसको जरूरत नहीं, उसके पास इतना पैसा हो गया है कि उसे अंतरिक्ष में जाना है, अंतरिक्ष में घर बनवाना है। तो वहां अलग अलग कंडीशन के आधार पर लोगों के अलग अलग मूल अधिकार होते हैं। उसी तरीके से अगर इसको भारतीय परिदृश्य में देखें तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पैर से दिव्यांग है, यानी कि
पैर नहीं है उसके, और कोई एक पहलवान है इधर। आप बताइए, इन दोनों को पहाड़ पर चढ़ना है। अभी जो पहलवान है तो तुरंत चढ़ जाएगा, लेकिन क्या यह जो व्यक्ति पैर से विकलांग है, क्या वह पहाड़ पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। तो अब यह कैसे कहा जा सकता है कि भाई विधि की समक्ष क्षमता का प्रावधान है, इसलिए दोनों लोगों के साथ समान व्यवहार करो? तो सरकार क्या कर सकती है? कहती भाई आप तो चढ़ ही जाएंगे, आपके हाथ पैर बहुत मजबूत हैं, आप चढ़ जाइए, हम इनके लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर देते हैं। तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि लोगों के साथ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुछ प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब ये हुआ कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप इसकी मूल भावना जान गए, लेकिन क्या होता है कि अगर पूरे देश के सभी लोग मान लीजिए एक कैटेगरी के हैं, सबके पास सबकी हाइट 5-5 फुट है, सबने पढ़ाई किया है, MBA किया है, तब तो ऐसी स्थिति में चलिए सबके साथ जो भी करना हो समानता ला दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 ही फुट के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं है, तो समानता लाने के लिए कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि यह डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव है, या किसी को नुकसान पहुंचाता है। इसकी मूल भावना सकारात्मक है, क्योंकि 2 प्रकार से जो अधिकार होते हैं, हो सकते हैं एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह पैर से दिव्यांग हो, चाहे वह पहलवान हो। लेकिन जो सकारात्मक स्थिति होती है उसमें यह कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान में कुछ अपवादी कंडीशन दिखाई देती है, जबकि मूल पाठ में ये लिखा हुआ है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। अब अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं? जैसे अनुच्छेद 361 के तहत हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको अलग से कुछ शक्तियां मिली हैं, कुछ अधिकार मिले हैं। क्यों मिले हैं? अभी हमने बताया कि कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ पद की गरिमा है, इस सबको बनाए रखने के लिए कुछ सकारात्मक जो भेदभाव हैं वो किए जा सकते हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसी से प्रश्न बनते हैं। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ अधिकार मिले हैं। जैसे अब मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य किया, तो उस कार्य के लिए राष्ट्रपति को किसी न्यायालय में, या जब राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ते हैं कोई दूसरा राष्ट्रपति आ जाता है, तो पहले वाले राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया है इसको आप उसके साथ किसी न्यायालय में या फिर उसको किसी हर्जाने के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकते, क्योंकि पदावधि के दौरान उन्हें कार्य करने के लिए उन्मुक्ति मिली है, छूट मिली है। और दूसरा इसी में है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर हैं तो उन्हें दंड देने के लिए जो हमारे आईपीसी में प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ना ही न्यायालय में इस राष्ट्रपति के विरुद्ध जब वह पद पर हैं तो कोई मुकदमा लाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 105 के तहत संसदों को भी विशेषाधिकार मिला है। कैसे? अब मान लीजिए संसद में उन्होंने कुछ बोल दिया, या कोई समिति है, कोई समिति किसी कार्य के लिए गठित की गई है, मान लीजिए जल समस्या पर कोई समिति गठित की गई है, और कोई सांसद ने कहा कि जितने समरसेबुल हैं या जिनके घर में हैंडपंप है सबको बंद करा देना चाहिए, इससे बहुत पानी का नुकसान हो रहा है, लोग टोटी चला देते हैं, बंद ही नहीं करते। तो अब इस आधार पर कोई व्यक्ति नहीं चला जाएगा न्यायालय में कि देखिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, हमने समरसेबल की व्यवस्था की, उसको हटाने की सांसद बात कर रहा है, तो न्यायालय कहेगा चुप रहिए, चुपचाप यहाँ चले जाइए, जाके अपवाद पढ़ लीजिए भारतीय संविधान का। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे किसी कार्य के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। सांसद कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है। इसी के तहत
राज्यपाल को भी उन्मुक्तियां मिली हैं, विधानमंडल को भी उन्मुक्तियां मिली हैं। जिस प्रकार से संसद के सदस्य समिति और कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है अगर संसद में, उसी तरीके से जो विधानमंडल के सदन है, विधानसभा में कोई समिति बनाई जाती है या विधानसभा में वह बोलते हैं, तो उस आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। देखिए क्या बोल दिए, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। न्यायालय कहेगा भाग जाइए यहाँ से, अभी हमने पहले लोगों को भगाया, आप ही आ गए, न्यूज नहीं देखते क्या, किस मामले में हमने भेजा है। उसी तरीके से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से हमारे देश के राज्यपाल को भी प्राप्त है। और कुछ अन्य प्रावधान है जैसे कराधान। इसमें किस प्रकार से अपवाद हो सकता है? इसमें अपवाद इस तरीके से हो सकता है जैसे एक तरफ अंबानी है, अडानी है या अन्य टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसकी वार्षिक इनकम 10,000 भी नहीं है या 1 लाख भी नहीं है। तो अब अंबानी भारत के वित्त मंत्रालय के पास आए और बोले, कहें आप कि देखिए हमने आज अनुच्छेद 14 पढ़ा है, उसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समता है, और आप हमारे साथ हमसे टैक्स लेते हैं सालाना, मान लीजिए 10 करोड़ लेते हैं, और ये वाले इस वर्ग के व्यक्ति हैं, आप इनसे 1 पैसे भी नहीं लेते, बल्कि आप इनको फ्री में गैस उज्ज्वला के तहत बांट देते हैं, राशन भी देते हैं और विविध प्रकार की सुविधाएं देते हैं, मेडिकल सुविधा भी देते हैं, और हमें देते नहीं। तो जो वित्त मंत्रालय के पास अडानी अंबानी या अन्य टैक्स पेयर आएंगे ना, तो कहेंगे आपने एक ही चीज तो पढ़ा, दूसरी चीज ये भी पढ़ लेते, विधियों का समान संरक्षण, या फिर अनुच्छेद 14 कुछ अपवाद पढ़ लेते कि सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा परिस्थितियों के कारण। तो यह सकारात्मक कार्य है, चुपचाप टैक्स देते रहिए, जो टैक्स देंगे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, आपने नहीं पढ़ा क्या? गुजरात के ही थे, उन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों का दायित्व बनता है कि वह अपने बचत से गरीबों को कुछ पैसा या कुछ सुविधाएं दें ताकि वह गरीब भी सर्वाइवल कर सके। तो वित्त मंत्रालय अडानी अंबानी को भगा देगा, कहेगा चुपचाप ले जाइए, जितना टैक्स दे रहे हैं देते रहिए। फिर आगे देखते हैं विदेशी राजदूत। अब मान लीजिए कोई राजदूत है जो भारत में है, तो उसे इतना विशेषाधिकार मिला है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, यदि वो कोई कार्य गलत करता है जो भारतीय संविधान की विरुद्ध हो सकता है, तो एक आम व्यवस्था के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसे कुछ उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। कराधान मैंने बता दिया। भौगोलिक आधार, भौगोलिक आधार को ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने बताया था पहलवान और एक दिव्यांग व्यक्ति का उदाहरण, या एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से आता है, ऐसे भौगोलिक कंडीशन से आता है जिसके शरीर का जो ढांचा है वह काफी हष्ट पुष्ट है, या उसकी लंबाई मान लीजिए एवरेज वहां की लंबाई ही 5.5 फुट है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ के लोग छोटे होते हैं। तो क्या होगा कि अब तो मान लीजिए एवरेज 4.5 फुट के हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा, अब सेना या पुलिस में भर्ती होना है। अब बताइए, अब सेना और पुलिस ने यह नियम बना दिया कि जिस व्यक्ति की हाइट 5 फुट से या 5 फुट के इक्वल या 5 फुट से ऊपर है, उसी को सेना में भर्ती किया जाएगा, उसी को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। अब ये लोग क्या करेंगे? अब तो ये लोग तो कभी सेना में जा ही नहीं सकते। अब इनके मन में जो राष्ट्रवाद है, देश की रक्षा करने की भावना है, तो मर ही जाएगी, या रोजगार पाने की जो कंडीशन है वो खत्म हो गई। तो क्या यह उचित है कि जिसको भौगोलिक आधार पर ही वह लंबाया नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसको सेना पुलिस में नहीं जाने दिया जाएगा? इसीलिए कहा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कि ये अपवाद है कि भौगोलिक कारणों की वजह से कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं। तो इनके लिए भले नियम हो सकता है इस क्षेत्र के लोगों के लिए 5 फुट के बराबर या उससे ज्यादा, लेकिन जो ऐसे क्षेत्रों से लोग आते हैं वह भी सेना में भर्ती हो सकते हैं, भले वह 4.5 फुट के ही हो, भले सेना का स्ट्रक्चर ऐसे बने। ये
बड़े वाले क्षेत्र के लोग, ये छोटे वाले क्षेत्र के लोग, ये बड़े वाले क्षेत्र के लोग, ये छोटे वाले क्षेत्र के लोग। तो इस आधार पर भी विभेद हो सकता है। इन विभेदों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा विभेद कैसे हो सकता है? विशेष न्यायालय के संदर्भ में। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको न्याय देने के लिए जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके बाहर व्यवस्था की जाती है। जैसे आप याकूब मेमन का ले लें, और अलग व्यवस्था के साथ साथ ही जो एक सामान्य व्यवस्था है न्यायालय खुलने का, कोर्ट चलने का, उससे हटकर भी व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि जब याकूब मेमन को फांसी देना था तो हमारे देश का कोर्ट जो है वह रात में खुला था। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी है और उसको संबंधित कोई या उसके मामले से संबंधित कोई निर्णय होना है और वह सामान्य कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसे न्याय दिया जा सके या अधिक भीड़ आ सकती है या कोई भी कारण है, तो ऐसे संदर्भ में इस सेलिब्रिटी या उस विशेष व्यक्ति के लिए या फिर विशेष कंडीशन में अलग भी हमारे देश के जज जा सकते हैं, किसी स्थान पर कमरा लेकर भी न्यायालय चला सकते हैं। तो ये समता के अधिकार का अपवाद हुआ। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। वो सारी बातें आप समझ गए। अब चलते हैं अगले अपने अनुच्छेद की तरफ। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो कंडीशन है, किसी का जन्म कहाँ हुआ है, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हुआ हो, चाहे फिर वह तमिलनाडु में हुआ हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ हो, या चाहे फिर लक्षद्वीप में हुआ है, यानी कि इंडियन टेरिटरीज के कहीं भी उसका जन्म हुआ, वह किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, पारसी है, वह चाहे महिला है चाहे पुरुष है। और अभी किन्नरों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस श्रेणी में ला लिया है कि उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी नौकरी दी जाएगी। उसी के साथ चाहे वह जिस जाति का हो और चाहे जिस वंश का हो, इन सब आधारों पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वह कहाँ कहाँ नहीं भेदभाव किया जा सकता, चाहे वह दुकान हो, चाहे वह होटल हो, चाहे वह मंदिर हो, या फिर किसी अन्य प्रकार का सार्वजनिक स्थल हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ सही है तो फिर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, आरक्षण दिया जा रहा है, टारगेटिंग वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले जियो पारसी अभियान चलाया गया था। अब जियो पारसी अभियान में क्या था? ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि पारसी एक धर्म है, और इनके लिए जियो पारसी योजना चलाई गई। तो अब कोई जाके न्यायालय में कह सकता है कि भाई साहब, आप हमारे देश के मूल अधिकारों के रक्षक के गारंटर हैं और देख लीजिए धर्म के नाम पर एक योजना चलाई जा रही है। तो अपवाद की श्रेणी में कहा गया है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि राज्य को विभेद करना है तो वह अपवाद की श्रेणी में माना जाएगा और राज्य ऐसा कर सकता है। यहाँ एक चीज और समझने की बात है, यहाँ एक वर्ड लिखा है केवल, और इसी केवल से ही हम आरक्षण के मुद्दे को भी समझते हैं, क्योंकि आज लगभग देश के हर वर्ग को, जो गरीब है, वंचित है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। जबकि हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये शब्द जो केवल है इसको समझिए। धर्म, जाति, मूल, वंश, जाति, लिंग, इस आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा। केवल इनमें से एक को नहीं पकड़ लेंगे। मान लीजिए एक वर्ड पकड़ लिए जाति, अब केवल जाति के वर्ड्स के साथ किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक अन्य आधार होना चाहिए। जैसे SC/ST का आरक्षण है, SC/ST का आरक्षण है, या हाल ही में भी 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया। तो ये जो SC/ST का
आरक्षण है वह जाति के नाम पर तो है, लेकिन जाति के साथ एक और वर्ग, एक शब्द जुड़ा हुआ है, पिछड़ापन। यानी कि इस जाति के जो लोग हैं वह पिछड़े हुए हैं, इसलिए आरक्षण दिया जाएगा। तो केवल एक शब्द के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके भी अपवाद हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या निवास के स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन सारे अपवाद भी हैं, जैसे निवास के स्थान पर भी अपवाद है। निवास के आधार पर मूल आर्टिकल में तो लिखा है कि नहीं भी भेदभाव किया जाएगा, लेकिन आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि यूके के लोगों के लिए या वहां के निवासियों के लिए विभेद का आधार है, यानी कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उसके लिए कानून भी है, जो भी आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 को रीड करते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें भी यही कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी जॉब्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं जहां पर जॉब की जा सकती है, ऐसे सभी केसेस में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन विधियों के समान संरक्षण को आप ध्यान करिए, यानी कि परिस्थिति जन्य कारणों की वजह से इस अनुच्छेद के भी अपवाद हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे अपवाद इसके देख लेते हैं। जैसे निवास के आधार पर संसद किसी राज्य को शक्ति दे सकती है कि वह कुछ भेदभाव करे। जैसे आंध्रा और उत्तराखंड के राज्य के पास यह अधिकार है कि वह निवास के आधार पर वहां की जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स में लोगों को एक अलग प्रकार से रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। और वह जो रिजर्वेशन होगा वह इस आधार पर होगा कि वहां के जो निवासी हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उन्हीं को उस जॉब में नौकरी करने का अधिकार होगा। अन्यथा और किसी राज्य के बिना संसद की अनुमति के कोई सरकारी जॉब्स में भेदभाव का अधिकार नहीं है। भले ही आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि एमपी सरकार ने इस प्रकार की एक घोषणा की थी कि जो जॉब्स हैं उनमें केवल एमपी के लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं। तो अब या तो एमपी के जो नियम बनाने वाले हैं उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि चूंकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर क्षेत्रीयता को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, और क्षेत्रीयता को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य टूल ये हो सकता है कि वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। और चूंकि यूथ से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हो सकता है वहां के जो नीति निर्माता हैं उन्हें संविधान की जानकारी तो होगी ही, या नहीं भी है तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोगों को पोलराइज करने के लिए, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वह चुनाव जीत सके, इस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं कर दी। उनको भी पता है कि न्यायालय इसको रद्द कर देगा, क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता जब तक संसद उसे यह कार्य करने के लिए ऑथराइज ना करे। दूसरा इसका अपवाद है कि धार्मिक संस्थाओं में, अब कोई धार्मिक मठ है, मंदिर है, या फिर मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या अन्य प्रकार के अन्य रिलीजियस से जुड़े हुए मामले हैं या संस्थान हैं। अभी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, लेकिन कोई मंदिर है, अब मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म के फॉलोअर
मंदिर में जाते हैं, मस्जिद मुस्लिम धर्म के फॉलोअर हैं। अब कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति या मौलाना ये नहीं कह सकता कि सरकार के पास जाकर, क्योंकि सरकार भी कुछ मंदिरों का को ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, तो सरकार क्या करेगी, मंदिरों के जो प्रमुख होंगे उनको हिंदू धर्म से ही लेगी, क्योंकि या जो हिंदू धर्म है इसका संबंध मंदिरों से है। या हिंदू धर्म को फॉलोअर करने वाले ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। अब कोई मुस्लिम व्यक्ति इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि देखिए सरकार ने या फिर हमें मंदिरों का मठाधीश या मुख्य व्यवस्थापक नहीं बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखिए भाई साहब, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अपवाद में कि धार्मिक संस्थाओं में भेद किया जा सकता है, इसलिए आप चले जाइए, आपको मंदिर का प्रमुख नहीं बनाया जाएगा। इसी तरीके से कोई मस्जिद है, अब उस मस्जिद का जो प्रमुख होगा कोई मुस्लिम धर्म से ही संबंधित होगा। अब कोई हिंदू है, पंडित जी जाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमको बना दीजिए, इसका प्रमुख बनाइए, क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात है। मुस्लिम चाचा मार के भगा देंगे, और पंडित जी अगर चले गए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट और मार के भगाएगा। कैसे तुम वहां चले गए, आप यहाँ नहीं रह पा रहे हैं क्या, हटिए जाइए यहाँ से। तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। जैसे जियो पारसी अभियान चलाया गया, वो भी किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, जैसे प्रयाग का मेला लगता है। अब प्रयाग के मेले में, चूंकि प्रयाग मेला धर्म से संबंधित है, धार्मिक मेले का आयोजन है, लेकिन सरकार वहां पर व्यवस्था करती है। तो प्रशासन और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किसी भी धार्मिक मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अब दूसरा है इसी के अपवाद में जो आरक्षण मैंने बताया था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। तो कोई अभ्यर्थी ये नहीं कह सकता जो सामान्य श्रेणी से आता है कि देखिए आप इतने वर्गों को आरक्षण दिए हैं, मेरिट बहुत बढ़ जा रही है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई अपवाद की कंडीशन लागू है, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। अब मंडल केस 1952 में आया था। इसी मंडल केस में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की जो ऊपरी सीमा है वह 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन एक पॉइंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि कुछ परिस्थितियों के कारण यह घट या बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। उसी को हमको लगता है आधार बनाकर 10% आरक्षण जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में प्रदान किया गया। आई थिंक आप अनुच्छेद 16 की भी विषय वस्तु समझ गए हैं। इसमें कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, किसी को जन्म, लिंग या जाति या धर्म या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था, कराधान की व्यवस्था, ऐसे मामले हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17, जिसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता के अंत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ कोई छुआछूत जैसी टेंडेंसी या कोई बात को नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म से हो, आप उस धर्म से हो, या आप इस जाति से हो, या आप उस जाति से हो, आप तथाकथित छोटी जाति से हो, ऊंची जाति से हो। इस प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप किया जाएगा तो संसद ने 1955 में एक कानून बनाया है और समय समय पर वह विभिन्न प्रकार के आदेश उपदेश जारी करती रहती है। इसके तहत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। किसी को जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब आधारों पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप मुझे मत छुओ, आप हमारे साथ खाना बैठकर नहीं खा सकते क्योंकि आप इस जाति से आते हैं। तो ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं फॉलो की जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो न्यायालय इसके लिए उस व्यक्ति को जो यह कार्य कर रहा है उसे दंडित करेगा। अगला है अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का मतलब क्या हुआ कि क्या होता था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश काल था तो वहां तब विशिष्ट लोगों को विशिष्ट प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे गांधी जी को देख लीजिए, कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी।
नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी। ऐसी विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। अब अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं समता का अधिकार। अब किसी को कैसरे हिंद बोला जा रहा है, किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है, और सबको तो उपाधि दी नहीं जा सकती। इसलिए संविधान सभा में एक विचार हुआ इस बात पर कि देखिए, कोई विशिष्ट प्रकार की उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। जैसे पहले उपाधि दी जाती थी महाराजा, राजा, दीवान, बहादुर, राय बहादुर, इस तरीके से दीवान, उपदीवान, ऐसी उपाधियां दी जाती थी। उपाधियां इसलिए दी जाती थी कि वह जो व्यक्ति है वह विशिष्ट है, और कोई व्यक्ति विशिष्ट है और कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, तो किस प्रकार से समानता आएगी। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल रखा कि भाई देखिए, किसी को कोई जो उपाधि है वह नहीं दी जाएगी। उस समय राजकुमारी अमृता कौर संविधान निर्माता, जब संविधान बन रहा था तो उस समय उसकी एक मेंबर थी। तो किसी ने कहा कि आपके सामने महारानी अमृता कौर लिखा है, तो इन्होंने तुरंत कहा कि आज से अब हमारे सामने महारानी वर्ड नहीं लागू होगा। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी पर को कोई विशिष्टता का बोध कराने के लिए उसे कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी लोग इक्वली रूप से ट्रीट होंगे। तब प्रश्न बनता है, भारत रत्न क्या है, पद्म भूषण क्या है, पद्म विभूषण क्या है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और पिटिशनर ने यानी कि अपीलकर्ता ने कहा कि देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को कोई प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर उपाधि देके समानता के अधिकार के विरुद्ध बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महाराजा, राजा, दीवान, बहादुर, ये जो मानसिकता है, और भूषण, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न है, यह देश की, समाज की किसी विशिष्ट सेवा करने के लिए प्रदान की जाती है। इसलिए आप इसको अनुच्छेद 18 से तुलना नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार दे सकती है, भारत रत्न दे सकती है, पद्म पुरस्कार दे सकती है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला और किसी को मान लीजिए वाई को भारत रत्न मिला, तो क्या होगा कि आपको पुरस्कार मिल गया, आप पुरस्कार अपने घर में रखिए, आप अपने नाम के आगे पीछे अलंकार के रूप में नहीं प्रयोग करेंगे वाई भारत रत्न। मान लीजिए वाई नाम है, वो नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लिखेगा, इतना है। तो आप अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समझ गए, जिसमें आपने देखा कि विधि के समक्ष क्षमता होगी, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ इक्वली व्यवहार किया जाएगा, और किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी नहीं होगी, और उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सब के अपवाद हैं। अपवाद ये है कि लोक नियोजन में यानी कि नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में भी अपवाद है कि कुछ कंडीशन में कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। उपाधियों का अंत है, लेकिन भारत रत्न, पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो आज के हमारी इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।